फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। लर्निंग टॉपिक के अंतर्गत जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को आई.पी. पैवलोव ने बताया था, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। जो ये आई.पी. पैवलोव थे, ये अपने एक प्रयोगशाला में ये डाइजेशन सिस्टम पे काम कर रहे थे, डाइजेशन की फिजियोलॉजी पे काम कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट को करते करते इन्होंने इंसिडेंटली स्लाइवरी कंडीशनिंग पर भी अध्ययन किया, और जब उस पर उन्होंने अध्ययन किया तो उससे उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसे इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का नाम दिया। तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होती है, इस थ्योरी को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसे टाइप एस थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को टाइप एस थ्योरी भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से आ जाता है, कई बार आ जाता है कि टाइप एस थ्योरी किसे कहा जाता है। तो टाइप एस थ्योरी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग को कहा जाता है। ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब इसमें इन्होंने कुछ कंपोनेंट्स बताए, जिस कंपोनेंट्स पे बेस था इनका एक्सपेरिमेंट पूरा, जिससे इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी। ये आई.पी. पैवलोव ने अपनी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है, इसमें जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसी एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे इन्होंने ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी। वो इन्होंने पूरा डॉग के ऊपर किया, एक कुत्ते के ऊपर किया। उसकी स्लाइवरी कंडीशनिंग को, उसकी स्लाइवरी सिक्रेशन को, उसका उन्होंने अध्ययन किया और उसके बिहाफ पे ये थ्योरी बनाई। तो इन्होंने कुछ कंपोनेंट्स बताए, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट्स था अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसे यूसीएस भी कहा जाता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस को स्वाभाविक उद्दीपक भी कहा जाता है। अब स्वाभाविक उद्दीपक वो होता है जो किसी बिना पूर्व की ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रशिक्षण के ही ऑटोमेटिक होता है। जो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, ये बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के ऑटोमेटिक होता है, अपने आप ही होता है, इसमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर किया था, उसमें जो यूसीएस था वो था भोजन। कुत्ते को जो ये भोजन देते थे उसको इन्होंने यूसीएस कहा, अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा, जिसके लिए किसी भी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब जब डॉग को भोजन दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी करेगा, जिसे इन्होंने यूसीआर कहा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जब उसको भोजन दिया जाएगा, जिसे इन्होंने यूसीएस कहा, अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा, तो जब स्टिमुलस दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी करेगा। जब अगर डॉग को भोजन दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा, तो जिसे इन्होंने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा। इसके लिए, इस रिस्पॉन्स को करने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी वजह से इसे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा गया। अगला जो इन्होंने कंपोनेंट बताया वो था कंडीशनल स्टिमुलस। अब कंडीशनल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जिसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब इनके एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखते हैं तो एक डॉग था जिसको ये अपनी प्रयोगशाला में रखते हैं, और वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वहाँ पे पहले डॉग को भोजन देते हैं। तो जब भोजन देते हैं तो ऑटोमेटिक डॉग उसके लिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करता है, मतलब उस भोजन को खाने के लिए वो लार का सिक्रेशन करता है, स्लाइवरी का सिक्रेशन करता है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो कंडीशनल स्टिमुलस था जिसे इन्होंने CS कहा, उस जो यूसीएस था उसी के साथ इन्होंने CS को भी ऐड किया कि जो भोजन ये देते थे, जो ये भोजन देते थे, भोजन जो देते थे उसी के साथ इन्होंने क्या किया, उसके साथ ऐड कर दिया किसको, घंटी को। उसके साथ इन्होंने घंटी को ऐड कर दिया कि जब वो डॉग को भोजन दिया जाता था उसके पहले घंटी बजाई जाती थी, भोजन देने के पहले घंटी बजाई जाती थी, जिसे इन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस कहा। तो धीरे धीरे कुछ दिन की ट्रेनिंग देते देते एक टाइम ऐसा आया कि जब घंटी बज जाती थी उसी टाइम पे ही डॉग लार का सिक्रेशन करने लग जाता था, स्लाइवरी सिक्रेशन हो जाते थे उसी टाइम पे। तो अब वो ये सूचक था कि अब भोजन मिलने वाला है। तो इस चीज़ को इन्होंने, जो घंटी के बजने पे ही अगर डॉग लार का सिक्रेशन कर दे रहा है तो उसे इन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस कहा, कि मतलब इसका ये स्टिमुलस है कि अभी भोजन मिलेगा इसके बाद। अब जब कंडीशनल स्टिमुलस उसने सीख लिया तो फिर उसने कंडीशनल रिस्पॉन्स करना भी सीख लिया। मतलब जब घंटी पे ही उसको लार का सिक्रेशन होने लगा, मतलब वो घंटी जो थी उसने कंडीशनल स्टिमुलस का काम करना शुरू कर दिया। तो फिर अब जब स्टिमुलस मिल गया तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स भी करेगा। तो उसके बाद उसको जब घंटी बजते ही वो
कंडीशनल रिस्पॉन्स करने लग जाता था, लार का सिक्रीशन करने लग जाता था। तो इन कंपोनेंट्स में ये बताया गया कि कुछ जो भोजन था उसे उन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा, जिसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जब भोजन मिलता तो ऑटोमेटिक लार का सिक्रीशन डॉग करता था, जिसे इन्होंने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा। लेकिन भोजन और घंटी को इन्होंने एक साथ देना शुरू किया कि पहले घंटी बजाते थे, उसके कुछ सेकंड के बाद ये कुछ मिनिमम सेकंड्स के बाद इन्होंने भोजन देना शुरू किया। तो धीरे धीरे वो डॉग ने कंडीशनल स्टिमुलस को सीख लिया। उस घंटी की आवाज़ पे वो लार का सिक्रीशन करना उसने शुरू कर दिया, मतलब उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसने सीख लिया इस चीज़ को। तो उसके बाद उसने कंडीशनल रिस्पॉन्स करना शुरू किया, मतलब जो लार का सिक्रेशन हुआ उसे कंडीशनल रिस्पॉन्स कहेंगे, और जो घंटी बजी उसको कंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ये 4 कंपोनेंट्स बताए, और इनका यही एक्सपेरिमेंट था जो डॉग के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो मेन इसमें यही चीज़ें थी। पैवलोव ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत कुछ फिनोमेना बताए, जिसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ एक्साइटेशन। लॉ ऑफ एक्साइटेशन का मतलब है कि उत्तेजन का नियम। जब यूसीएस के साथ सीएस को बार बार पेयर किया गया, मतलब जब अनकंडीशनल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस के साथ दोनों को बार बार पेयर किया गया, तो जो प्राणी था, मतलब जो डॉग था, जब भोजन और घंटी को बार बार पेयर किया गया, दोनों को बार बार साथ में दिया गया, पहले घंटी बज गई, उसके बाद भोजन मिला, भोजन दिया गया। इस चीज़ को जब बार बार पेयर किया गया, तो उसके अंतर डॉग के अंदर ऑटोमेटिक एक एक्साइटेशन पैदा हुआ, एक तरह का उत्तेजन पैदा हुआ कि जब घंटी बजती थी तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट होता था, एक तरह का एक्साइटेशन होता था कि अब भोजन मिलेगा, तो ऑटोमेटिक वो लार का सिक्रेशन करने लग जाता था, वो अपना सीआर करने लग जा रहा था। तो इसको इन्होंने लॉ ऑफ एक्साइटेशन कहा कि जब बार बार उसको पेयर किया गया, घंटी को और भोजन को, कंडीशनल स्टिमुलस को यूसीएस के साथ, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ जब बार बार पेयर किया गया, तो उसके अंदर एक तरह का उत्तेजन पैदा हुआ, जिसे इन्होंने लॉ ऑफ एक्साइटेशन कहा, जिसके कारण वो लार का सिक्रेशन करने लगा, मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स करने लग गया। जो दूसरा फिनोमेना इन्होंने बताया वो था लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन। मतलब जब घंटी और भोजन को, जब कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस को बार बार पेयर किया गया, लेकिन घंटी तो बजा दी जाती थी लेकिन भोजन नहीं दिया जाता था। पहले तो उसको पेयर करना सिखाया गया कि भाई घंटी बजी तो फिर भोजन दिया जाएगा, तो वो लार का सिक्रेशन ऑटोमेटिक कंडीशनल रिस्पॉन्स करने लग जाता था, क्योंकि एक्साइटेशन होता था। लेकिन जब उसको घंटी बजी लेकिन भोजन नहीं दिया गया, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं दिया गया, जब बार बार घंटी बजाई गई और भोजन नहीं दिया गया, तो उसके अंदर, उस प्राणी के अंदर, उस डॉग के अंदर इनहिबिशन उत्पन्न होने लगा, मतलब अवरोध की भावना उत्पन्न होने लगी। ऐसा नहीं है कि वो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स करना भूल गया, रिस्पॉन्स करना भूल नहीं गया, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता था, क्योंकि जब घंटी बजती थी और उसके बाद उसको भोजन नहीं मिलता था, इस वजह से उसके अंदर जो था कि वो आंतरिक अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उसने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। वो भूल नहीं गया था रिस्पॉन्स करना, लेकिन उसने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। हम जनरल लाइफ में भी, अपनी सामान्य ज़िंदगी में भी ऐसा देखते हैं कि हम कुछ करते हैं और उसका कोई रिवार्ड नहीं मिलता, उसका कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक हमें अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम उतनी शिद्दत से, उतनी मेहनत से फिर हम उस चीज़ के लिए काम नहीं कर पाते हैं, उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं। सेम उसी तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग में भी उसके अंतर्गत आंतरिक अवरोध उत्पन्न होना शुरू हुआ। अगला जो पॉइंट इन्होंने फिनोमेना में बताया वो था कि लॉ ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिशन। एक्सटर्नल इनहिबिशन में था कि बाह्य अवरोध का नियम, कि जो कंडीशनल स्टिमुलस था और जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था, अर्थात जो घंटी और जो भोजन था, जो उन्होंने पेयर किया हुआ था कि पहले घंटी बजती थी, कुछ सेकंड के बाद वो भोजन दिया करते थे, उसके साथ उन्होंने एक और एक्स्ट्रा, एक तीसरा उन्होंने स्टिमुलस ऐड कर दिया। जैसे घंटी बजी फिर भोजन मिलता था, तो उन्होंने क्या किया कि घंटी के साथ साथ उन्होंने एक लाइट को भी ऐड कर दिया, कि लाइट जली, घंटी बजी, उसके बाद भोजन दिया गया। तो अब क्या हुआ, उसके लिए उसके ऊपर थोड़ा बर्डन फील किया उसने, तो डॉग ने थोड़ा बर्डन फील किया और उसने रिस्पॉन्स करना कम कर दिया, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, क्योंकि जो उसका जो कंडीशनिंग हुई थी वो तो लाइट के साथ हुई थी, घंटी के साथ हुई थी, लाइट के साथ तो उसकी कंडीशनिंग हुई नहीं थी। तो अब जब घंटी के साथ साथ लाइट भी दी जाने लगी, तो उसके कारण वो डिस्ट्रैक्ट हुआ और उसमें एक्सटर्नल इनहिबिशन की भी कंडीशन हो गई और उसने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिशन। अगला जो इन्होंने फिनोमेना बताया वो बताया टेम्पोरल सीक्वेंस का। टेम्पोरल सीक्वेंस अर्थात कालिक क्रम, मतलब टाइम कितना गैप रखना चाहिए, घंटी बजने और भोजन मिलने के बीच में
किस तरीके का और कितना गैप होना चाहिए। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बात कही है। किसी ने कहा है कि 0.5 सेकेंड का गैप होना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। किसी ने कहा है कि 0.02 सेकेंड से लेकर के 0.2 सेकेंड तक 2 सेकेंड्स तक होना चाहिए। तो किसी ने 0.5 सेकेंड बताया, किसी ने 0.2 सेकेंड बताया, किसी ने कहा कि 0.2 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड्स तक भी गैप दोनों के बीच में हो सकता है। तो ये है टेम्पोरल सीक्वेंस, कालिक क्रम, मतलब समय कितना लगना है। इसके अंतर्गत इन्होंने 4 बातें बताई। सबसे पहला बताया कि साइमल्टेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि जो कंडीशनल स्टिमुलस होता है और जो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, मतलब जो घंटी और जो भोजन है, दोनों को साथ साथ दिया जाता है। साइमल्टेनियस अर्थात साथ साथ दिया जाता है, एक साथ दिया जाता है। घंटी बजी और साथ ही साथ भोजन भी दे दिया गया, दोनों को साथ साथ दिया जाता है। इस वाले टेम्पोरल सीक्वेंस में साइमल्टेनियस में भोजन और घंटी को एक ही साथ दे दिया जाता है और उस पर डॉग जो है वो रिस्पॉन्स करता है, मतलब वो कंडीशन रिस्पॉन्स करता है डॉग। दूसरा जो ना बताया कि डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस। जो डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस होता है, इसमें क्या होता है कि पहले घंटी बजा दी जाती है और उसके बाद भोजन दिया जाता है। जैसे न जो सिखाया गया था, जो कंडीशनिंग की गई थी कि पहले घंटी बजती है, उसके कुछ सेकंड के बाद भोजन दिया जाता है। तो घंटी बजती है और कुछ सेकंड के बाद भोजन दिया जाता है, लेकिन घंटी को बंद नहीं किया जाता है। पहले क्या होता था कि घंटी को बंद कर दिया जाता था, लेकिन घंटी बजती है और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद भोजन दिया जाता है, लेकिन घंटी बंद नहीं होती है, वो घंटी बजती ही रहती है। भोजन भी दे दिया जाता है तब भी वो घंटी बजती ही रहती है। इसे इन्होंने डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस कहा। अगला जो उन्होंने बताया वो बताया कि ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस। ट्रेस का मतलब होता है कि जो हमारे दिमाग में एक छवि रह गई, हमारे जो हमने जो घंटी सुनी, पहले इसमें क्या किया जाता है कि पहले घंटी बजा दी जाती है और घंटी बजा के घंटी बंद कर दी जाती है, उसके कुछ टाइम के बाद भोजन दिया जाता है। मतलब जो कंडीशनल स्टिमुलस था पहले उसको दे दिया जाता है, घंटी बज जाती है, उसके कुछ टाइम के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस अर्थात भोजन दिया जाता है। तो उसके दिमाग में जो एक ट्रेस रह गया, जो एक छवि रह गई उस घंटी की, उसी के बिहाफ पे वो कंडीशनल रिस्पॉन्स करता है, वो सलाइवरी का सिक्रेशन करता है। ये था ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस। उसके बाद जो अगला इन्होंने बताया वो था कि बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस। बैकवर्ड नाम से ही समझ में आ रहा है कि बाद में दिया जाता है। बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस में क्या हुआ कि जो घंटी थी, मतलब जो कंडीशनल स्टिमुलस था, उसको भोजन के बाद में दिया गया, उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस के बाद में दिया गया। पहले भोजन दे दिया गया, डायरेक्ट अनकंडीशनल स्टिमुलस दे दिया गया, और उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस देने के बाद, भोजन देने के बाद कंडीशनल स्टिमुलस दिया गया अर्थात घंटी बजाई गई। तो इसमें था, इसे बैकवर्ड कंडीशनिंग कहा गया। और बाकी ये जो साइमल्टेनियस जो डिलेड कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग है, इसे फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहा जाता है। ये बैकवर्ड कंडीशनिंग है और ये दोनों फॉरवर्ड कंडीशनिंग है। इसमें एक चीज़ और बताई गई कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा कंडीशनिंग किसमें ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा कंडीशनिंग जो होती है वो डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस में कंडीशनिंग होती है, क्योंकि इसमें घंटी बज जाती है और घंटी बजती ही रहती है। इसका मतलब ये है कि अभी भोजन मिलेगा, इस बात की श्योरिटी है। इस वजह से ये बताया गया, साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि जो डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस है, इस पैटर्न पे अगर कंडीशनिंग की जाती है तो वो सबसे ज़्यादा कंडीशनिंग होती है, मतलब ये सबसे बेस्ट माना गया। और जो बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस था, इसमें सबसे कम कंडीशनिंग होती है, क्योंकि पहले भोजन दे दिया जाता है और घंटी बाद में बजाई जाती है, तो घंटी और उसके बीच में जो भोजन के बीच में जो कंडीशनिंग करनी थी वो कम हो पाती है। इस वजह से इसको इतना कम प्रेफरेंस दी गई और इसमें ज़्यादा कंडीशनिंग होती है और बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस में कम कंडीशनिंग होती है। अगला जो फिनोमिना पैवलोव ने बताया वो बताया स्टिमुलस जनरलाइजेशन का। मतलब जो घंटी बजाई जाती थी, जो स्टिमुलस दिया जाता था, जो कंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता था डॉग को, जिसकी उसको कंडीशनिंग सिखाई जा रही थी, उसमें इन्होंने बताया कि जो जैसे फॉर एग्जांपल कि 1000 हर्ट्ज़ पे 1000 हर्ट्ज़ की वॉइस पे जब बजती थी घंटी, तब डॉग को भोजन दिया जाता था, मतलब तब अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता था। तो जनरलाइजेशन में क्या होता है कि अगर 900 हर्ट्ज़ बजा या फिर 1100 हर्ट्ज़ की घंटी बजाएगी, मतलब इतनी आवाज़, इतनी तीव्रता, इतनी इंटेंसिटी से बजाई गई है घंटी, तो वो क्या होता है कि जो डॉग है, मतलब जो सब्जेक्ट है, वो इस चीज़ का जनरलाइजेशन कर लेता है कि अगर 1000 पे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स कर रहा है घंटी बजने पे, कंडीशनल स्टिमुलस मिलने पे, तो 1100 पे भी वो रिस्पॉन्स कर देगा और 900 पे भी वो कर लेगा। मतलब उस चीज़ को वो जनरलाइज कर लेता है, वो सामान्यकरण कर लेता है उसका, कि वो 1000 पे अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो 1100 पे भी कर देगा और 900 पे भी कर देगा। लेकिन इसके ठीक अपोजिट जो दूसरी बात उन्होंने कही, वो कहा कि स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का। इसका मतलब है कि जो 1000 हर्ट्ज़ पे जब घंटी बजती थी,
जब इतना लाउड साउंड आता था 1000 हर्ट्ज़ का तो वो रिस्पॉन्स करता था। जब कंडीशनल स्टिमुलस 1000 हर्ट्ज़ का मिलता था, घंटी बजती थी, तो वो रिस्पॉन्स करता था। कंडीशनल रिस्पॉन्स अर्थात वो सलाइवरी का सिक्रेशन करता था। अब जब 900 का बजेगा या 1100 का बजेगा तो वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर लेता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेता है, दोनों को अलग अलग समझ पाता है कि 1000 पे हमें रिस्पॉन्स करना है, इतनी तीव्रता का अगर बज रहा है, साउंड हमें सुनाया जा रहा है तो हमें रिस्पॉन्स करना है, अगर उससे ज़्यादा या उससे कम सुनाया जा रहा है तो हमें रिस्पॉन्स नहीं करना है। तो पैवलोव ने अपने कंडीशनिंग में ये भी एक फिनोमेना बताया हुआ है। अगला जो उन्होंने बताया वो है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में अभी तक सिखा रहे थे कि घंटी बजती है तो उसके बाद भोजन मिलता है, मतलब दोनों की कंडीशनिंग कि घंटी बजने के बाद भी वो लार का सिक्रेशन कर देगा, भोजन ना मिलने पर भी। इस चीज़ की कंडीशनिंग अभी तक सिखाई जा रही थी। अब हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या हुआ कि घंटी के साथ साथ वो लाइट को भी पेयर करेंगे, कि कुछ दिन तक इस चीज़ की भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई घंटी बजी, उसके बाद उन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स कर दिया कि लार का सिक्रेशन किया और उसको भोजन मिल गया। अब कुछ दिन बाद क्या होगा कि पहले लाइट जली, उसके बाद फिर घंटी बजी और उसके बाद फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस उसको दिया गया था, तो उसको भोजन दिया गया। धीरे धीरे जब इस चीज़ की पेयरिंग उसको सिखाई जाएगी तो कुछ ट्रायल के बाद वो सीख लेगा इस चीज़ को। तो फिर वो क्या करेगा कि लाइट जलने के बाद ही वो रिस्पॉन्स करने लग जाएगा। जब लाइट जली, मतलब उसको जो सेकेंड ऑर्डर की कंडीशनिंग सिखाई जा रही थी, जब लाइट जली, जो सेकेंड स्टिमुलस उसको दिया जा रहा था, सेकेंड कंडीशनल स्टिमुलस दिया जा रहा था लाइट, तो लाइट जलने पे ही वो लार का सिक्रेशन करने लगा, जो कि पहले वो घंटी की बजने पे किया करता था। तो इसे इन्होंने हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहा, जिसे इन्होंने सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग भी कहा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग में था कि वो लाइट जलती थी तब वो सिक्रेशन करता था, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस लाइट को माना गया। लेकिन सेकंड ऑर्डर में एक और एक्स्ट्रा ऐड किया गया, जिसे इन्होंने सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग भी कहा, कि लाइट जलने पे ही फिर वो कंडीशनल रिस्पॉन्स करने लगा, उसके बाद फिर घंटी और उसके बाद फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस था, भोजन दिया गया उसे। तो ये रहा। उसके बाद उन्होंने बताया एक्सटेंशन। अगला जो फिनोमेना बताया वो है एक्सटेंशन, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस मिलने के बाद अगर कुछ टाइम तक, कुछ ट्रायल्स में उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस अर्थात भोजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे उस चीज़ का विलोपन होने लगता है, मतलब वो लार का सिक्रेशन करना बंद कर देता है। कुछ टाइम तक अगर उसको घंटी बजी सिर्फ और भोजन ही नहीं मिला, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस हुआ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं मिला, तो वो फिर कंडीशनल रिस्पॉन्स कैसे करेगा? फिर वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। शुरू में तो घंटी बजने पे कंडीशनल स्टिमुलस मिले वो कंडीशनल रिस्पॉन्स करेगा, लार का सिक्रेशन करेगा, लेकिन कुछ टाइम तक अगर उसको भोजन नहीं दिया जा रहा है तो वो सिक्रेशन बंद कर देगा। इसे उन्होंने एक्सटेंशन कहा। अब अगला जो उन्होंने बताया कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि कुछ ट्रायल में घंटी बजी लेकिन भोजन नहीं दिया गया, तो एक्सटेंशन हो गया। लेकिन कुछ दिन तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया और कुछ टाइम के बाद एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू किया गया और अचानक से घंटी बजाई गई, तो ऑटोमेटिक वो लार का सिक्रेशन करने लगा, मतलब स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई। जो उसकी कंडीशनिंग हुई थी, जो डॉग की कंडीशनिंग की गई थी कि घंटी बजने पे ही उसको लार का सिक्रेशन करना है, उसके बाद उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ भोजन दिया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक रिकवरी हो गई उसकी, और घंटी बजने पर उसने रिस्पॉन्स कर दिया, मतलब लार का सिक्रेशन कर दिया, कंडीशनल रिस्पॉन्स किया उसने। तो ये इसके अंतर्गत इन्होंने ये चीज़ें बताई। अगला फिनोमेना जो पैवलोव ने बताया वो बताया रीइंफोर्समेंट का, मतलब पैवलोवियन कंडीशनिंग में, क्लासिकल कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो इनके एक्सपेरिमेंट में, इनके कंडीशनिंग में जो थ्योरी इन्होंने दी, इसमें जो रीइंफोर्समेंट था वो भोजन था, मतलब प्राणी को जब भोजन दिया जाता था वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता था, कि जब कंडीशनल स्टिमुलस दिया गया उसके बाद जब अनकंडीशनल स्टिमुलस था भोजन दिया गया, तो वो क्या था, वो रीइंफोर्समेंट का काम करता था। अगर भोजन नहीं दिया जाता, अगर उसको रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता, तो वो कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच में पेयरिंग को सीख ही नहीं पाता, उसकी कंडीशनिंग को वो सीख ही नहीं पाता। तो इस वजह से इन्होंने रीइंफोर्समेंट को, भोजन को इन्होंने रीइंफोर्समेंट कहा। इसको इन्होंने प्राइमरी रीइंफोर्समेंट कहा, मतलब जो भोजन था, जो इन्होंने भोजन दिया, भोजन को इन्होंने प्राइमरी रीइंफोर्समेंट कहा। और उसके बाद इन्होंने दूसरा क्या किया, घंटी के साथ कंडीशनिंग की, कि शुरू में तो जब डॉग को भोजन दिया जाता था तभी वो लार का सिक्रेशन करता था, तब वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने घंटी और भोजन को, इसके दोनों की पेयरिंग की इन्होंने, तो वो जिसे इन्होंने घंटी को इन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस कहा। तो कुछ टाइम के ट्रायल के बाद, कुछ टाइम की ट्रेनिंग के बाद डॉग जो था वो घंटी के बजने पे ही, अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस के मिलने पे ही वो कंडीशनल रिस्पॉन्स अर्थात लार का सिक्रेशन करने लग गया। तो इसीलिए जो ये लार का सिक्रेशन था, मतलब जो घंटी थी, घंटी को इन्होंने
सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहा। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या था, भोजन, और घंटी को इन्होंने सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहा। तो ये था रीइंफोर्समेंट। अगला जो इन्होंने फिनोमेना बताया वो बताया कि सूडो कंडीशनिंग, जिसे उन्होंने आभासी कंडीशनिंग कहा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में डॉग खड़ा है और उसको कोई घंटी नहीं बजाई जा रही है, कोई कंडीशनल स्टिमुलस नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक, वो आभासी कंडीशनिंग हो रही है, मतलब ऑटोमेटिक वो लार्का सिक्रेशन कर रहा है अपने आप ही, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग पहले से हो चुकी है। तो कभी कभी वो ऑटोमेटिक ही लार्का सिक्रेशन कर रहा है, मतलब उसकी कंडीशनिंग जो हुई है उसे वो अपने आप ही रिस्पॉन्स कर रहा है उसके लिए। तो इसे इन्होंने सूडो कंडीशनिंग कहा, जिसे आभासी कंडीशनिंग कहा गया। तो ये उन्होंने कुछ फिनोमिना बताए पावलोव ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत। तो ये मेन चीज़ें जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में बताई गई हैं वो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो अब जब हम लास्ट में समझें, अगर 2 लाइन में कंक्लूजन देखें, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी IP पावलोव ने दी है और इन्होंने इसमें डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। एक लैब में इन्होंने डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने 4 मेन चीज़ें बताई, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स। जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था वो भोजन था, और जो कंडीशनल स्टिमुलस था वो घंटी थी, जिसके मिलने के बाद वो कंडीशनल रिस्पॉन्स करता था, जिसे जो कि लार्का सिक्रेशन था। कुल मिला के मेन यही चीज़ें थी। तो इन्होंने ये दिखाया कि जो घंटी बजने पे और जो भोजन मिलने के बीच में जो वो लार्का सिक्रेशन करता है, इसके साथ उन्होंने कंडीशनिंग की। जो कंडीशनल स्टिमुलस मतलब घंटी और जो भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस, इन दोनों के बीच में जो इन्होंने पेयरिंग की, जो इन्होंने कंडीशनिंग सिखाई, मतलब जो अनुबंधन सिखाया, मतलब दोनों के बीच में एक तरह का अनुबंधन हो गया, जो इन्होंने सिखाया उसी को इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कही। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, हम जब प्रैक्टिकल लाइफ अपनी देखेंगे तो हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों में क्लासिकल कंडीशनिंग होते पाई जाती है। हम किसी भी को भी क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू कोई सी भी चीज़ सिखा सकते हैं। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज के लिए बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे द्वारा बताने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा हो, कुछ बेनिफिट आपको इससे हो रहा हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।